हाँ जी बेटा जी, हम बात कर रहे हैं आरजेएस की, साथ ही साथ बात कर रहे हैं राजस्थान एडीजे की। तो आरजेएस और राजस्थान एडीजे के अंदर एक कॉमन सब्जेक्ट है, उसका नाम है राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट। राजस्थान एडीजे का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे सिर्फ प्री के लिए आता है, लेकिन आरजेएस में प्री प्लस मेन दोनों में है। और आरजेएस में पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं अभी आया है। जब आरजेएस की बात करूँ 2015, 2016, 2018, उसमें ये कोर्ट फीस एक्ट पहले भी हुआ करता था। अब जो कोर्ट जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, तो उसको पता है कि बिना फीस के कोर्ट में कोई केस नहीं चलता है, ठीक है। अब इस फीस की बात करूँगी तो इस फीस के बारे में कैसे पता चलता है, इसके लिए बहुत इजी है। पता कैसे पता चलता है, हम पढ़ते CPC ऑर्डर नंबर 33 रेड विथ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 13, कुछ याद आया। CPC का ऑर्डर 33 कहता है वो एक इंडिजिन पर्सन है, उसके पास फीस नहीं है, माफ़ी दे दो। और सेक्शन 13 अपना लिमिटेशन कहता है जब तक फीस की माफ़ी के लिए अगर उसने कोई भी लगा रखी एप्लीकेशन, तो जब तक उसको परमिशन ना मिल जाए तब तक का उसका टाइम जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसका मतलब फीस के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है, फीस शब्द सुन रखा है, राइट। अब आती है फीस लगती कैसे है, कितने रुपए लगती हैं, ठीक है। अब उसको लगने और कितने रुपए लगने के लिए होता है एक मार्केट वैल्यू। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, मार्केट वैल्यू, जो इसका सेक्शन 7 है कि मार्केट वैल्यू उस समय क्या थी उसके हिसाब से लेंगे। तो भी हाल ही में राजस्थान एडीजे का एग्जाम हुआ, इसमें से 2 क्वेश्चन आए और दोनों वैल्यूशन पे आए। तो वैल्यूशन को थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, कंटेंट तो फिर भी याद कर लोगे, लेकिन कहीं हाफ आएगा, कहीं 20 रुपीज़ आएगा, कहीं 10 रुपीज़ आएगा, है ना। तो उतने सारे हैं कि याद करना बहुत मुश्किल है। तो उसको याद करने का एक तरीका है, उस तरीके को सीखने के लिए हमें क्लास ज्वाइन करें। अब सब कुछ तो मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी, ठीक है। जितना बता सकते हो वो देखो, बाकी अगर पूरा डिटेल स्टडी करनी है तो अधिक जानकारी के लिए क्लास बढ़ा रहे हैं। फाउंडेशन बैच भी चलते हैं और प्री बैच भी चलता है, किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो अब आता है वैल्यूशन देना पड़ेगा। फीस के बिना भैया सिविल मैटर नहीं चलता। क्रिमिनल में तो क्या होता है, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ऑफेंस को प्रिवेंट करना, ऑफेंडर को सुधारना, इसलिए वहाँ कोई फीस नहीं लगती। यहाँ भैया 2 प्राइवेट लोग लड़ रहे हैं, सरकार की काहे की ड्यूटी है, फीस दो, सरकार आपका मैटर देखेगी, सिंपल सी बात है। तो हम बात करते टोटल चैप्टर 8 है, टोटल सेक्शन 74 है। आपके कोर्स में एक और सब्जेक्ट है जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान जुडिशरी वाला पढ़ रहे हैं, चाहे हाई जुडिशरी का, दोनों के कोर्स में एक सब्जेक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, उसमें भी 74 सेक्शन है, इसमें भी 74 है। अब आप बोलेंगे क्या को रिलेट करा है, अरे को रिलेट नहीं करा है भाई, आपको याद करने के लिए पूछा है कि ये भी एक है। तो याद करने की क्षमता को अगर बढ़ाना है आपको, तो चीज़ों को रिपीट करना सीखे, ये इसमें भी है, वहाँ पर भी है, क्लिक करना सीखे। रटा नहीं जाता है, रटा नहीं जाता, रिवीजन करते, आप अपना रिवीजन बढ़ा दो। आप 50 टाइम इस एक्ट को पढ़ लो ऑनेस्टी के साथ, 51 बार खुद पूरा बोल दोगे। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते खुद ही याद हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको डेली रूटीन में पढ़ना शुरू कर दो, आपको कहीं उसका ना कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। लेकिन गड़बड़ी क्या है, हम पतले हुआ करते थे, मोटे हो गए, तो अब पतले नहीं हो रहे हैं तो कहाँ जाते हैं, जिम। नहीं तो जिम क्यों खोलते हैं, आदमी खुद ही पतला हो जाता है, खुद ही मोटा, मोटा आदमी पतला होने के लिए जिम जाता है, पतला आदमी मोटे होने के लिए जाता है। तो घर पे ही कर लेता, नहीं तो जिम बंद हो जाती। तो ऐसा नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न है कंटिन्यूटी, घर पे कंटिन्यूटी होती नहीं है, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। तो फिर हमारी क्लास ज्वाइन करें आप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिर से कि इसको 50 बार पढ़ लोगे आप, याद हो जाएगा। ट्राई करना, मेरा कहना मान के 91 बार आप खुद ही बोल लोगे, ये गारंटी है मेरी। शेड्यूल है इसके अंदर 3, प्री का सवाल आता है। फर्स्ट शेड्यूल किससे जुड़ी हुई है, सेकंड किससे जुड़ी हुई है, थर्ड किससे, प्री का सवाल है। तो पहले शेड्यूल आपकी बात करता है एड वेलरम की, दूसरी बात करता है फिक्स फीस की, और तीसरी बात करता है आपके फॉर्म की, फॉर्मेट होते हैं, कौन सा फॉर्म कैसे भरेंगे, ये प्री का सवाल है। पहला सवाल कि भैया इसमें कितनी शेड्यूल है, और दूसरा सवाल कि साहब पहली शेड्यूल किससे जुड़ी है, दूसरी किससे, तीसरी। क्योंकि जब 2013 का पेपर था हमारा, उसके अंदर ऐसे पूछते थे इसमें कितनी शेड्यूल है, इसमें कितनी है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है, पूछने के लिए मना नहीं है। तो टोटल चैप्टर 8 है, टोटल सेक्शन 74 है। सिग्नेचर इस पर हुए 26 अगस्त 1961 को। कब हुए, 1961। देखो जनरली लोकल लॉज जो होते हैं ना, उस पर सिग्नेचर जो होते हैं गवर्नर के होते हैं, लेकिन पहले जब लॉ बनते थे तो उसमें प्रेसिडेंट साइन करते थे। तो याद रखना इस एक्ट पर प्रेसिडेंट के साइन हुए हैं 26 अगस्त 1961। तो आपसे पूछे प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, तो 26 अगस्त, और कमेंसमेंट का हुआ 1 जुलाई को, सॉरी 1 नवंबर को। कमेंसमेंट का हुआ 1 नवंबर 1961 को। छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर छत्तीसगढ़ के जो भी लोकल एक्ट है वो सब 1 नवंबर का ही है। तो ये भी कब आया हमारा, 1 नवंबर 1961 को। एक्ट नंबर इसका 23 है। जितने भी माइनर एक्ट होते हैं ना, इनके एक्ट नंबर भी पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं।
चैप्टर 1 कहता हूँ कि मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी। आप कोई कानून उठा के पढ़ लो, चाहे BNSS पढ़ लो, चाहे BNS पढ़ लो, चाहे BSA पढ़ लो, चाहे CPC पढ़ लो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, चाहे TP पढ़ लो, लिमिटेशन पढ़ लो, चाहे सारे, शुरुआत सबकी प्रीलिमिनरी से होती है अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीलिमिनरी सबसे लास्ट में दिया हुआ है। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है उस कानून के बारे में जानना। सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन हूँ, और इसके डेफिनेशन क्लूज में एक सरप्राइज चीज़ दी हुई है। पता है आपको क्या? इसके डेफिनेशन क्लूज 3 में एक सरप्राइज चीज़ है। जब आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सूट किसे कहते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा अप्लीकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सूट पढ़ते हैं ना, सिविल में सूट होता है, एप्लीकेशन, ये भी सिविल नेचर का ही है, क्योंकि CPC के अंदर सूट करते हैं ना, उसी के लिए काम आता है। तो सूट की डेफिनेशन आपको वहाँ मिलेगी, अप्लीकेशन की डेफिनेशन वहाँ पे मिलेगी, और सेट ऑफ काउंटर क्लेम आपको CPC में मिलेगा। तो भैया अपील कहाँ है? सूट मिल गया आपको, ठीक है, एप्लीकेशन मिल गई आपको, काउंटर क्लेम मिल गया, सेट ऑफ मिल गए, तो अपील की डेफिनेशन कहाँ है? यहाँ पे दी गई है। अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन शामिल होता है। अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन शामिल होता है, इसका क्या मतलब है बताती हूँ मैं आपको। इसका भी बहुत बड़ा मतलब है। ऑर्डर नंबर 41, जब टाइम मिले ना CPC का ऑर्डर 41, रूल नंबर 22 पढ़ना, वो आता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। उस क्रॉस ऑब्जेक्शन की डेफिनेशन कहाँ दी गई? सेक्शन 3 के 1 के अंदर दी गई है। ठीक है, 3 के 1 में। तो जब भी हम लिमिटेशन एक पढ़ाते हैं तो उसके साथ मैं हमेशा अपील की डेफिनेशन दिखाती हूँ, क्योंकि आपके सूट की डेफिनेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई, काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और रिटन स्टेटमेंट CPC ऑर्डर 8 बताता है, तो अपील कौन बताएगा? अपील की डेफिनेशन यहाँ पे। अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन शामिल है। CPC ऑर्डर 41 रूल 22 यही कहती है कि मान लीजिए अपीलेट ने अपील लगाई, रेस्पोंडेंट आता रिप्लाई करने, रेस्पोंडेंट के पास भी राइट अपील लगाने का, और जब रेस्पोंडेंट अपना ऑब्जेक्शन पेश करता है, वो क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या कहलाता है? अपील कहलाती है। इसलिए अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन भी शामिल है, और वो क्रॉस ऑब्जेक्शन को 1 मंथ के अंदर करना पड़ता है। CPC का ऑर्डर 41 रूल 22 कहता है, आपका प्री का सवाल है जो एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, चलिए देन आता है अपने पास चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 1, 2 का 3 चैप्टर। इसके हाँ, इसके डेफिनेशन क्लोज 2 में नहीं है, 3 में। 2 तो बताता है भैया किस डॉक्यूमेंट में फीस देनी है, किस में नहीं। तो 2 चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी डॉक्यूमेंट उसमें इसकी फीस नहीं लगेगी। क्यों? ये है राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, और सेंट्रल के लिए दूसरा कोर्ट फीस एक्ट बना है, इंडियन कोर्ट फीस, मतलब सेंट्रल का कोर्ट फीस एक्ट बना है। तो अब छत्तीसगढ़ का एक्ट पढ़ना, कोर्ट फीस एक्ट, वो पूरे सेंट्रल का है। छत्तीसगढ़ के जो कोर्ट्स में कोर्ट फीस एक्ट है वो पूरे इंडिया का है, बाकी हर स्टेट अपना भी कोर्ट फीस एक्ट बनाती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कहता है लाइबिलिटी ऑफ पे फी। अरे भैया बिना फीस के कुछ नहीं होगा। सेक्शन 4 to 9 कहता है कि तुम्हें कोर्ट जाना है या तुझे पब्लिक ऑफिस जाना है, जहाँ भी जाओगे फीस देनी पड़ेगी। मान लो तुमने फीस नहीं दी, भूल में डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट हो गए, हो जाता है कई बार, तो बोलता है सेक्शन 5, यदि भूल में डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गई तो कोई बात नहीं, उस समय ले लिए, बाद में फीस ले लेंगे, कोई एस्टोपल नहीं लगेगा, वो बाद में ले लेंगे। आपको लगता है ना भैया आपने पहले तो ले ली, अब कैसे फीस ले रहे, उस दिन तो नहीं मांगी, मैं तो नहीं, तू भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 121 कहता है एस्टेबल है, इंडियन एविडेंस कहता है सेक्शन 115 एस्टेबल है। ना ना ना, यहाँ कोई एस्टेबल वेस्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि जाके देखना, जब भी मैं एस्टेबल पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि सोवरेन एक्ट पर और गवर्नमेंट एक्ट पर कभी भी एस्टेबल नहीं लगता है। तो दोबारा फीस मांग लेंगे, नहीं तो रख देंगे रिजेक्ट, बिना फीस के रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। ऑर्डर नंबर 9 पढ़ना CPC, हर चीज़ खारिज होती है अगर खर्चा नहीं जमा कराते हो तो। ठीक है, तो चैप्टर 2 कहता है लाइबिलिटी ऑफ पे फी 4 to 9। अब फीस डिसाइड कैसे होगी? डिसाइड भी तो करनी पड़ेगी। प्लेंटिव आएगा, अपना प्लेंट लेकर आएगा, तो फीस को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा कि मुझे इस डॉक्यूमेंट पर कितनी फीस देनी है। तो आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फीस 10 से 19। तो यहाँ सारा प्रोसीजर बता रखा है कि आपकी फीस कैसे कैसे लगेगी, सेट ऑफ पे कैसे लगेगी, काउंटर क्लेम पे लगेगी, रिटर्न स्टेटमेंट पे लगेगी। आपको पता है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CRPC पढ़ा है दोनों, इसमें कोई फीस नहीं लगती क्रिमिनल मैटर में। लेकिन उस पूरे के अंदर CRPC का चैप्टर 10 पढ़ा होगा, 10 के अंदर आपने पढ़ा होगा 145 से 148 लैंड एंड वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट के बारे में। आपने CRPC सेक्शन 133 पढ़ा होगा, जब पब्लिक न्यूसेंस था, उनकी नेचर सिविल नेचर की है, और वहाँ आपको फीस देनी पड़ती। तो ये एक्ट बाकी पूरे BNSS पे अप्लाई नहीं होता है, पूरा CRPC पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जब मैटर पब्लिक न्यूसेंस का आएगा, मैटर जब लैंड वाटर की डिस्प्यूट का आएगा, वहाँ आपको फीस देनी पड़ेगी। बाकी CPC के अंदर आपको फीस देनी है। तो ये वही बताता है, सेक्शन 4 से लगाकर सेक्शन नंबर आपको क्या कहते हैं 19 तक, यही बताता है कहाँ फीस देनी है, कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी है। देन आता है सेक्शन 4।
अब आता कंप्यूटेशन ऑफ फीस। आइए फीस की काउंटिंग करते हैं। कहीं 10 रुपये लिखी है, कहीं 20 रुपये लिखी है, कभी हाफ लिखी है, कभी 1/4 लिखी है, कभी मिनिमम लिखी है, कभी मैक्सिमम। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो यही है 20 से 47 को याद करना, क्योंकि अभी भी राजस्थान एडीजे 2 जो सवाल आए वो इसी से रिलेटेड आए। आप उठाना राजस्थान एडीजे का पेपर, आपको 2 क्वेश्चन कोर्ट फीस के दिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, खुशी मनाओ कि राजस्थान स्टैम एक कोर्स में नहीं है, वो होता तो कर ही नहीं पाते, वो इससे भी खतरनाक है। तो इसको याद करना ही आपके लिए सबसे सवाल इसी में से आते हैं। ओके, देन आता है चैप्टर 5 वैल्यूएशन ऑफ सूट्स 48-49, आपको वैल्यूएशन बताएंगे सूट का। तो 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, 2 कहता है लाइबिलिटी, 3 कहता है डिटर्मिनेशन, 4 कहता है कम्यूटेशन और 5 कहता है आपकी क्या कहते हैं वैल्यूएशन। नाउ 6 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेटर पढ़ा है कहीं आपको याद हो तो, कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 9 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन करने के लिए जो राइट आपको दिया जाता है उस राइट को ऐसे ही नहीं देते, उसका भी प्रोसीजर होता है। सेक्शन नंबर 50 से 60 याद हो जाएगा, 50 से 60। तो 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 2 कहता है लाइबिलिटी, 3 कहता है डिटर्मिनेशन, 4 कहता है कम्यूटेशन, तो 5 कहता है आपका वैल्यूएशन और 6 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन लेटर का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रूटीन में आपके काम नहीं आता है, थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 50 से 60 और देन आता है 7 रिफंड एंड रेमिशन। आपने ज़्यादा फीस दी तो हम वापस भी दे देंगे। आपको पता है जब कभी भी आप अपील में जाते हो, रिवीजन में जाते हो, रिव्यू में जाते हो और डिसीजन आप ही के फेवर में आ जाता है तो आपकी फ़ीस रिटर्न भी हो जाती है। तो वो सारे ऐसे प्रोविजन है जब फीस से ना वापस रिफंड होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास फीस नहीं होती, आपको माफ़ी भी दे देते हैं, रेमिशन भी कर सकते हैं, माफ़ी भी दी जा सकती है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ तो पेनल्टी लगती है, वहाँ माफ़ी नहीं मिलती है, हमारी पेनल्टी जो पेनल्टी उस पेनल्टी को माफ़ किया जाता है या फीस को भी माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पेनल्टी को माफ़ करते हैं, 2 प्रोविज़न दे रखे कि पेमेंट पेनल्टी को कौन माफ़ कर सकता है? इंस्पेक्टर जनरल माफ़ कर सकता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी पेनल्टी को माफ़ करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। सेक्शन 61 से आता है आपके पास 65B। कहाँ से कहाँ तक आएगा? 61 से 65B तक आएगा। और देन आता है चैप्टर नंबर 8 और 8 कहता है मैं हूँ आपका मिसलेनियस। कहाँ से कहाँ तक? 66 से 74। 66 से 74 से भी आपका क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फीस देते हो तो फीस किस पे देते हो? स्टाम्प पर देते हो। स्टाम्प पे देते हो उसको पंच करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। यदि वो नहीं करते तो ऑफेंस माना जाता है, अगर दोबारा यूज़ कर लेते तो माना जाता है। तो इसलिए मिसलेनियस आप जब भी किसी भी कानून का पढ़ोगे बड़ा काम का होता है। मिसलेनियस से क्वेश्चन बनते हैं, आते नहीं है तो सेकेंडरी में होता है। अब आता है सवाल कि मैडम इसमें से सवाल कितने आएंगे एग्जाम में, वेटेज कितना है? सिलेबस में तो ऐसे वेटेज कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आने की संभावना कितनी होती है? तो जनरली तो एक क्वेश्चन ही आता है, बट अगर ये लोग प्रायोरिटी लोकल लॉज को ज़्यादा देते हैं तो फिर एक से अनेक होने में टाइम नहीं लगता है। अब आप कहेंगे एक सवाल के लिए कौन पढ़े, छोड़ देता हूँ, तो इस बात तो लड़ाई एक नंबर की है। सीटें बिल्कुल 44 है और तैयारी करने वाले 44,000 है, तो भयंकर तैयारी करनी पड़ेगी, तो एक नंबर को छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी के साथ ही हमारे पास कोर्ट फीस एक्ट का फाउंडेशन कोर्स भी है और प्रीलिमिनरी कोर्स भी है। आपको जो भी लेना है उसकी फ़ीस जाननी है सिंगल सब्जेक्ट की तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी फुल कोर्स पढ़ने के लिए क्लास ज्वाइन करें।